नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का आरोप, किसानों को संसद आने नहीं दिया गया, बाद में इजाजत मिली। किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल गांधी के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। दरअसल दोस्तों, मुलाकात के कुछ देर पहले राहुल गांधी ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमने उन्हें यानी कि किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें यहां नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। इसके बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। एजेंसी के मुताबिक किसानों का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की बात रखेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल, चीन भी कर रहा था कोशिश। यह इस साल भारत की तीसरी बंदरगाह डील। जी हाँ दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील हासिल कर ली है। ये डील ऐसे समय में फाइनल हुई है जब पिछले ही महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी। दोस्तों, भारत की इस डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कुर्सी बचाने का बजट, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप पर भड़क गई निर्मला सीतारमण, भरी राज्यसभा में कांग्रेस को सुना दिया। जी हां दोस्तों, आम बजट को लेकर संसद में बुधवार को जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में ना तो तमिलनाडु को कुछ मिला, न कर्नाटक, न हरियाणा, न राजस्थान, न ओडिशा को कुछ मिला। किसी को खुश करने के लिए यह बजट है तो वह केवल सहयोगी है। खड़गे के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़क गई और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एबीपी शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव बोले, यूपी में सबसे कम एफडीआई, ये केवल नाम की डबल इंजन सरकार है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बजट 2024 के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। एबीपी शिखर सम्मेलन में पत्रकार रोहित सिंह सांवल से बातचीत का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि दावे तो बड़े बड़े हुए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। यूपी में निवेश के संदर्भ में अखिलेश ने दावा किया कि राज्य में सबसे कम एफडीआई आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, विधानसभा के विधेयक पास, सदन से विपक्ष का हुआ वॉकआउट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर संस्था भी पेपर लीक में शामिल है तो उस पर आजीवन बैन लगा देना सही रहेगा या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात में बाढ़ के हैं हालात। जी हां दोस्तों, सावन आते ही दिल्ली एनसीआर में भी मानसून मेहरबान हो गया। मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर और आसपास के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। वहीं दोस्तों, बंगाली खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कुछ राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मुंबई में जहां तेज बारिश से कई सड़कें डूब रही है, वहीं गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां सड़कों पर नदियों जैसे तेज बहाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी के साथ यूपी उत्तराखंड सहित 11 राज्यों में भी बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, जिन 11 राज्यों का नाम है उनमें उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, बनी रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तुषार मेहता ने क्या क्या रखी दलीलें। जी हां दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा और यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समिति गठित होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति
स्थिति बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। इस कमी को दूर करने और किसानों की मांगों का हल निकालने के लिए कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस समिति में प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे जो प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंसा पर ममता बनर्जी के बयान से बांग्लादेश को ऐतराज, विदेश मंत्री बोले इसमें भ्रम की गुंजाइश। सीएम ने कहा था पीड़ितों के लिए दरवाजे खुले हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार की देर रात आपत्ति जताई। ममता ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में कहा था कि वे पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। ममता ने अपने इसके लिए बयान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला भी दिया था। अब दोस्तों, ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जिनके साथ हमारे बहुत करीबी संबंध है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की काफी गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुझे मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के साथ बनाया प्लान, खतरे में मेरा खानदान, पुलिस से बोले सलमान खान। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 14 अप्रैल की सुबह गन फायरिंग हुई थी। इस मामले को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। सलमान खान को सालों पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी। दोस्तों, फायरिंग करने वाले अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने सलमान के घर के बाहर कुछ राउंड फायरिंग भी की थी और फिर वहां से भाग गए थे। बाद में मुंबई पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा था। दोस्तों, मामले को लेकर सुपरस्टार सलमान खान की स्टेटमेंट भी पुलिस ने रिकॉर्ड की थी, जो अब आज तक के हाथ लगी है। दरअसल दोस्तों, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले की चार्जशीट मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में दायर कर दी गई है। इसमें सलमान खान के दिए गए बयान शामिल है, जिसमें सलमान खान कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से उनके पूरे परिवार को खतरा है, वह मुझे मारना चाहता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, यूरिन में परेशानी के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल दोस्तों, सोमवार को यूरिन करने में परेशानी के बाद उन्हें एम्स लाया गया था। उनके करीबियों ने बताया कि उन्हें रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है। इस चेकअप में 2 दिन का समय लगता है। उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर अकेडमी नहीं पहुंची, 23 जुलाई की डेडलाइन थी। अब पेरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की वाशिम में चल रही ट्रेनिंग को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी लबासना रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे बुधवार तक भी वहां नहीं पहुंच सकी। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों के चलते अकेडमी नहीं पहुंच पाई है। अकेडमी में मौजूद सूत्रों ने कहा है कि अब आगे क्या एक्शन लेना है, यह जल्द ही तय किया जाएगा। इसी बीच दोस्तों, पूजा पर उनके माता पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी छिपाकर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर लेयर का कोटा हासिल करने का आरोप लगा है। दरअसल दोस्तों, पूजा के पिता दिलीप खेड़कर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जिसके एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेपाल में प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत, पायलट हुआ घायल। काठमांडू से उड़ान भरते ही विमान में झटका लगा, फिर आग लग गई। जी हां दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम साक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू के पोखरा जा रहा था। दरअसल दोस्तों, प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह प्लेन क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कमला हैरिस के लिए तमिलनाडु के गांव में पूजा, सड़कों पर लगे पोस्टर। पुजारी बोले हमारी प्रार्थना से वह उपराष्ट्रपति बनी थी, अब चुनाव भी जीतेगी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस का उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच कमला के ननिहाल तमिलनाडु का थुलशेंद्रपुरम गांव उनके समर्थन में लगे पोस्टरों से पटा पड़ा हुआ है। कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन इसी गांव के रहने वाले थे। गांव के दरवाजे पर ही एक मंदिर के बाहर कमला हैरिस की तस्वीर के साथ एक बैनर लगा है। दरअसल दोस्तों, बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटते ही इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, जो अमेरिका में वोटिंग के दिन तक जारी रहेगी।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के विकास द्विवेदी को 8वीं बार सांप ने ढसा, 500 किलोमीटर दूर भी पहुंच गया दुश्मन, अब पिता को आया खतरनाक सपना। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश का विकास द्विवेदी अपनी जान के दुश्मन बने सांप से छुटकारा पाने के लिए पिछले 11 दिनों से राजस्थान दौसा स्थित जिले स्थित मेहंदीपुर बालाजी की शरण में है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले विकास द्विवेदी अनहोनी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे विकास को एक बार फिर 8वीं बार सांप ने काट लिया। दरअसल दोस्तों विकास और उसके परिजनों का कहना है कि बालाजी की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। सांप काटने के बाद भी विकास पूरी तरह स्वस्थ है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आप भी इस तरह की घटनाओं में विश्वास रखते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अश्लील कंटेंट वायरल होने से विवादों में बिग बॉस OTT 3, शिवसेना ने लीगल एक्शन की मांग की। मेकर्स बोले अरमान कृतिका का अश्लील वीडियो फर्जी है। जी हां दोस्तों पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस OTT का तीसरा सीजन इन दिनों जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रहा है। लगातार होते लड़ाई झगड़ों के चलते शो विवादों में बना हुआ है। इसी बीच शो के मौजूदा प्रतिभागी अरमान मलिक और उनकी पत्नी कृतिका मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों घर में रोमांस करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना नेता और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा कायंदे ने बिग बॉस के मेकर्स पर अश्लील कंटेंट परोसने के आरोप लगाते हुए लीगल एक्शन लिए जाने की मांग की थी। विवादों के बीच जियो सिनेमा द्वारा ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें मेकर्स ने शो पर लग रहे आरोपों को निराधार बताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों अभी तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 40 अंक गिरा। बजाज फिनसर्व टॉप लूजर रहा। जी दोस्तों बजट के अगले दिन यानी कि 24 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 280 अंकों की गिरावट के साथ 80,148 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 40 अंक की गिरावट रही। ये 24,438 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी के 50 में से 30 शेयरों में गिरावट और 20 में तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, ITC और टाटा कंज्यूमर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में लार्सन एंड टर्बो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और श्रीराम फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टैक्स घटने के बाद सोना 4,000 तक सस्ता हुआ। 69,194 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। चांदी 3,600 की गिरावट के साथ 84,897 रुपए पर आई। जी हाँ दोस्तों बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद से सोना 4,000 रुपए और चांदी 3,600 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में यह गिरावट आई है। दरअसल दोस्तों बजट के अगले दिन यानी कि 24 जुलाई को सोना 408 रुपए गिरकर 69,194 रुपए पर आ गया। कल इसमें 3,600 रुपए की गिरावट आई थी। वहीं चांदी आज 22 रुपए गिरकर 84,897 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। कल इसके दाम में 3,600 रुपए की गिरावट आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद। कुपवाड़ा में एक आतंकवादी भी ढेर। यहां कल 3 आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना मिली थी। जी हां दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कोवूत इलाके में बुधवार सुबह सेना और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में एक और जवान शहीद हो गया। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दिलावर सिंह बुधवार सुबह गोलीबारी में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल दोस्तों एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया। इससे पहले मंगलवार को पुंछ में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लांस नायक सुभाष कुमार शहीद हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाइल्ड राइट बॉडी का नेटफ्लिक्स को समन, 29 जुलाई को पेश होने को कहा। OTT प्लेटफॉर्म पर नाबालिग को सेक्सुअल कंटेंट एक्सेस का मुद्दा। जी हां दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने मंगलवार 23 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया। इसमें लिखा गया है कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जाता है और ये कंटेंट नाबालिगों के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध है। ऐसा होना पोस्को एक्ट 2012 का उल्लंघन है। दोस्तों NCPCR ने कहा है कि इस मामले पर जून की शुरुआत में नेटफ्लिक्स को पत्र लिखा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला था। वहीं कमीशन के द्वारा जारी नए समन पर नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस में ओलंपिक से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला के साथ दुष्कर्म, मदद मांगती सीसीटीवी में दिखी पीड़िता। जी हां दोस्तों, फ्रांस में 2 दिन बाद ओलंपिक की शुरुआत होनी है। इसके पहले एक दिन पहले ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। पेरिस की राजधानी फ्रांस में ऑस्ट्रेलिया की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ओलंपिक के कुछ दिन पहले पेरिस में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता ने खुद के साथ दुष्कर्म होने के बाद एक कबाब की दुकान में शरण ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फ्रांसीसी पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई की आधी रात के बाद महिला के साथ दुष्कर्म के साथ ही मारपीट भी की गई थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान, 10,000 की एसआईपी में 63 लाख का फंड बनेगा। मुद्रा योजना में अब 20 लाख का लोन। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% भी कर दी गई है। इसके अलावा मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गुजरात में बारिश से इमारत गिरी, 3 की मौत। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का डैम टूटा, शहर में पानी घुसा, 100 मकान ढहे और गाड़ियां भी बही। जी हां दोस्तों, गुजरात में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। द्वारका के खंबालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई। सूरत में 24 घंटे में 228 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी बारिश से दंतेवाड़ा जिले के किंदुल में स्थित एनएमडीसी का चेक डैम टूट गया। इससे डैम का पानी किंदुल शहर में घुस गया। इस दौरान करीब 100 से ज्यादा मकान दुकान ढह गए। पानी का फ्लो इतना तेज था कि सड़क पर खड़े छोटे बड़े वाहन बहने लगे। मुख्य सड़क से लेकर बस्तियों की सड़कें और गलियां तक उखड़ गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 21 जुलाई 2024 दुनिया के इतिहास का सबसे गर्म दिन रहा। 84 साल का रिकॉर्ड टूटा। जी हां दोस्तों, 21 जुलाई 2024 यानी कि पिछला रविवार धरती के इतिहास का सबसे गर्म दिन था। इससे पहले धरती ने ऐसी गर्मी पिछले साल 6 जुलाई को भी रिकॉर्ड की थी। यह जानकारी कोपरनिकल क्लाइमेट चेंज C3S सर्विस ने दी है। इसके मुताबिक रविवार को वैश्विक औसत तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस था, जिसने 1940 के अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस भयानक गर्मी की वजह से यूरोप और अमेरिका में हीट वेव और जंगल की आग फैली हुई है। इससे पहले इतना तापमान 6 जुलाई 2024 को भी रिकॉर्ड किया गया था। तब पारा 17.08 डिग्री सेल्सियस था। कहने को तो तापमान में सिर्फ 0.01 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है, लेकिन इसकी वजह से जो आपदाएं आएंगी या आ रही है वह भयानक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डिफेंस बजट लगातार तीसरे साल हथियार खरीद की रकम में कटौती, 67% सैलरी पेंशन पर खर्च, 14,000 शब्दों के भाषण में अग्निवीर का जिक्र नहीं। जी हां दोस्तों, डिफेंस बजट 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट का बहुत हद तक कॉपी है। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी कि 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। दोस्तों, लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी कि हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। पिछले साल कैपिटल बजट के लिए जो अमाउंट मिला था उसमें से भी करीब 5,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च नहीं कर पाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CAA प्रोटेस्ट, मृत युवक के केस की जांच CBI करेगी। पुलिस कर्मियों की पिटाई के बाद अस्पताल में हुई थी मौत, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया हेट क्राइम। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 23 साल के मुस्लिम युवक की हत्या के मामले की जांच CBI को सौंपी है। युवक को 2020 में दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान पुलिस कर्मियों ने पीटा था और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया था। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने मामले में दिल्ली पुलिस की जांच अधूरा बताया है। साथ ही हमलावरों को सहूलियत भी दी गई। उन्होंने कहा कि मामला हेट क्राइम का है, जिसमें पुलिसकर्मियों की कार्रवाई गैर कानूनी और धार्मिक कट्टरता से प्रेरित लगती है। मामले में 24 फरवरी 2020 का वीडियो सामने आया था, जिसमें पुलिसकर्मी मृतक फैजान समेत अन्य 4 लोगों की पिटाई करते दिख रहे थे। उन्हें राष्ट्रगान गाने और वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पिटाई के बाद फैजान को दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया था, जहां पर 24 घंटे के भीतर ही फैजान की अस्पताल में मौत हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
चीन में होगा रिटायरमेंट की एज में 10 साल का इजाफा, बढ़ती बुजुर्ग आबादी है बड़ी वजह, अभी 50 साल है रिटायरमेंट की आयु। जी हाँ दोस्तों, चीन में अब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी हो रही है। वहां पर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। इस वजह से देश में काम करने के लिए लोग कम होते जा रहे हैं। हालात को देखते हुए चीन सरकार ने रिटायरमेंट एज बढ़ाने का फैसला किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप वाली मीटिंग में इस नए प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद चीन में रिटायरमेंट की उम्र 10 साल बढ़ सकती है। हालांकि ये धीरे धीरे कई चरणों में लागू की जाएगी। दरअसल दोस्तों, चीन दुनिया के उन देशों में से आता है जहां पर रिटायरमेंट की उम्र काफी कम है। चीन में पुरुष 60 साल और महिलाएं 55 साल में रिटायर हो जाती है। जो महिलाएं मेहनत वाले काम से जुड़ी हैं उन्हें 50 साल में ही रिटायरमेंट मिल जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आप डायरेक्शन देंगी क्या मुझे, महुआ मोइत्रा पर बरस पड़े लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जी दोस्तों, बजट पर चर्चा के दौरान बुधवार को लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पीकर ओम बिरला को गुस्सा दिला दिया। मोइत्रा के बर्ताव से स्पीकर काफी नाराज नजर आए। हुआ कुछ यूं कि ममता बनर्जी का जिक्र लोकसभा में आया और अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी के सांसद सदन में हंगामा करने लगे। इसी बीच बीजेपी के एक सदस्य ने पश्चिम बंगाल की सीएम पर टिप्पणी की, जिसके बाद मामला व्यवस्था का हो गया। ओम बिरला ने बता भी दिया कि जो सदन का सदस्य नहीं है उनका नाम कोई भी ना लिया जाए। इसके बावजूद महुआ मोइत्रा और टीएमसी के सांसदों ने हंगामा जारी रखा। इसी बीच महुआ मोइत्रा ने डिमांड रख दी कि बीजेपी के एमपी को सस्पेंड किया जाए। इस पर ओम बिरला गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे डायरेक्शन देगी, नो नो नो, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। फिर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो इस सदन का सदस्य नहीं होता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी भी इस सदन की सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। चलिए जान लेते हैं अब आज के माइंड कुछ क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है तो जल्दी से उस राज्य का नाम करो उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।